हेलो स्टूडेंट्स, आपने पिछली वीडियो को देखा होगा और ये जान लिया होगा कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और हमारे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। यानी कि हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। यानी कि उसमें कौन कौन से पार्ट हैं जो भोजन को आगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते रहते हैं और वे कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं जिनके माध्यम से भोजन को डाइजेस्ट होने में मदद मिलती है। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। यानी कि जो हम भोजन खाते हैं उस भोजन में मुख्यतः तीन प्रकार का भोजन शामिल होता है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। सो आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो हमारे शरीर के अंदर किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, और उसी को इस टॉपिक के रूप में लेके आपके सामने आए हैं, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये है हमारा आज का टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो मुख्यतः तीन रूप में हमारे भोजन के रूप में आता है। वो कौन कौन सा है? वो स्टार्च के रूप में हो सकता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में हो सकता है, वो सेलुलोज के रूप में हो सकता है। यहाँ पर जो समझने योग्य इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो सेलुलोज है उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हमारे पास नहीं होते, इसलिए हमारे शरीर के अंदर सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होगा। अब रही बात स्टार्च और ग्लाइकोजन की, तो ये दोनों जो कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट होते हैं। तो हम डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अलग अलग पार्ट में देखते हैं कैसे होता है। जैसे यानी कि स्टार्टिंग में हम करते हैं रोल ऑफ बक्कल कैविटी। यानी कि जो बक्कल कैविटी है उसका क्या रोल है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में। यानी कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में बक्कल कैविटी अपना क्या रोल अदा करती है। तो इन बक्कल कैविटी, आपको पता है बक्कल कैविटी के अंदर salivary glands are present. Salivary glands are present, and these glands release saliva, and saliva contain एक एंजाइम है, उसका नाम है salivary amylase। ये जो salivary amylase एंजाइम है यही कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। तो बक्कल कैविटी के अंदर salivary ग्लैंड है, salivary ग्लैंड सलाइवा रिलीज करेगी और सलाइवा के अंदर एक विशेष प्रकार का एंजाइम है, एंजाइम का नाम salivary amylase है, और आप इसको टाइलिन के रूप में भी जानते हैं। यहाँ पी साइलेंट है। तो कैसे होगा? यानी कि अगर हमने स्टार्च खाया है, अगर हमने ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को खाया है, तो ये जो salivary amylase की मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ये स्टार्च और ग्लाइकोजन को किस चीज में तोड़ देगा? माल्टोज
प्लस आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्सट्रीन। यानी कि आप थोड़ा सा समझें, स्टार्च और ग्लाइकोजन बड़े कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो जो सलेवरी अमाइलेज एंजाइम इस बड़े कार्बोहाइड्रेट को थोड़े से छोटे कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देते हैं, और उन इससे छोटे कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्सट्रीन। यानी कि बड़े कार्बोहाइड्रेट को छोटे में तोड़ दिया। अब ये बिल्कुल छोटा नहीं हुआ है, वो जैसे जैसे ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आगे जाएगा ये और छोटा होता चला जाएगा। अब हमने देखा कि बक्कल कैविटी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो इस तरीके से टूटता है और वो ये एंजाइम भी अपना काम करता है। अब हम देखेंगे बक्कल कैविटी के बाद भोजन कहाँ जाता है, स्टमक के अंदर। तो रोल ऑफ स्टमक, अब हमने बक्कल कैविटी का रोल किया है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में। अब हम स्टमक का रोल देखना चाहते हैं, क्या स्टमक के पास कोई ऐसा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में मदद करे? नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, नो रोल इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि स्पष्ट बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में स्टमक का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसके पास कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम नहीं है। तो अब हम करेंगे रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करती है, वो अब आप इसमें देखेंगे। आपको पता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 प्रकार का सिक्रीशन रिसीव करती है, और वो 3 प्रकार का सिक्रीशन कौन सा है वो हम आपको बताने लग रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव 3 टाइप्स ऑफ जूसेस। ये 3 तरीके का जो जूस आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो कौन कौन सा है? पहले वाला बाइल जूस। इस बाइल जूस की जो पीएच होती है वो करीबन 8 होती है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, अब हम रोल कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूस आया लीवर का, जो बाइल जूस, उसकी पीएच 8.0 होती है, वो कोई भी रोल अदा नहीं करता। नो रोल इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आपको पता लग गया होगा कि क्यों बाइल जूस ने कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करने में मदद नहीं की, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था जो बाइल जूस है उसमें किसी भी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। दूसरा जूस कौन सा रिसीव करेगी स्मॉल इंटेस्टाइन? पैनक्रिएटिक जूस, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो दूसरा जूस आता है वो क्या है? पैनक्रिएटिक जूस। और जो पैनक्रिएटिक जूस है उसकी जो पीएच है वो 8.5 है। ठीक है, इसके अंदर कंटेन एक एंजाइम होता है, कंटेन पैनक्रिएटिक अमाइलेज फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पैनक्रिएटिक जूस है, यानी कि जो पैनक्रियाज ग्लैंड है
वो अपना रोल दिखाती है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में। कैसे? अगर मान लीजिए हमने स्टार्च खाया है या ग्लाइकोजन खाया है, ये कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं, तो जो पैनक्रिएटिक अमाइलेज है, ये वाला जो एंजाइम, वो किसको, इन कार्बोहाइड्रेट को किस किस में तोड़ेगा? माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्सट्रीन। आप समझ गए होंगे कि जो अमाइलेज एंजाइम होता है, चाहे वो सलाइवा के अंदर हो, चाहे वो पैनक्रिएटिक जूस के अंदर हो, वो कार्बोहाइड्रेट को इस तरीके से तोड़ेगा। सलेवरी अमाइलेज ने भी स्टार्च ग्लाइकोजन को ऐसे तोड़ा था और पैनक्रिएटिक अमाइलेज ने भी स्टार्च और ग्लाइकोजन को ऐसे ही तोड़ा है। अब जो तीसरा जूस है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 तरीके के जूस बताए, जो तीसरा जूस है वो खुद स्मॉल इंटेस्टाइन का है और उसको हम इंटेस्टाइनल जूस कहेंगे, इंटेस्टाइनल जूस। और अगर आपको याद हो तो इसका हमने दूसरा नाम बताया था सक्कस एंटेरिकस। क्या नाम है? सक्कस एंटेरिकस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 तरीके का जूस रिसीव करती है। बाइल जूस, जिसने कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन में कोई मदद नहीं की क्योंकि इसके पास कोई एंजाइम नहीं होते। पैनक्रिएटिक जूस के अंदर पैनक्रिएटिक अमाइलेज होता है, जो स्टार्च और ग्लाइकोजन ये कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं, उनको इस तरीके से तोड़ने में मदद करता है। और तीसरा प्रकार का जो जूस है वो स्वयं इंटेस्टाइनल जूस है, जिसको हम सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। दिस जूस, ये जो जूस है, कंसिस्ट 6 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, 6 तरीके के एंजाइम्स होते हैं फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी कि आप समझ गए होंगे कि भोजन जो कंप्लीट अगर डाइजेशन होगा तो वो किस में होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 6 तरीके के एंजाइम हैं कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए। तो वो 6 तरीके के जो एंजाइम हैं वो कौन कौन से हैं वो हम आपको अब बताएंगे। जैसे अगर स्टार्च या ग्लाइकोजन अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया है तो इसको किस किस में तोड़ा जाएगा? माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्सट्रीन। लेकिन ये कौन तोड़ेगा? इंटेस्टाइनल अमाइलेज। क्या नाम है इसका? इंटेस्टाइनल अमाइलेज। यानी कि स्लेवरी अमाइलेज या पैनक्रिएटिक अमाइलेज या इंटेस्टाइनल अमाइलेज, स्टार्च और ग्लाइकोजन को जो तोड़ेंगे उनका सबका तरीका क्या है? सेम। अब ये जो माल्टोज बना है, इस माल्टोज को किस में तोड़ा जाएगा? ग्लूकोज के अंदर। कौन तोड़ेगा? एंजाइम का नाम है माल्टेज। ये ए है, ये ओ है। अगर माल्टोज लिखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, माल्टेज लिखते हैं तो एंजाइम। अगर आइसोमाल्टोज है तो उसको भी किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? ग्लूकोज के अंदर। लेकिन एंजाइम कौन सा होगा? आइसोमाल्टेज। अगर लिमिट डेक्सट्रीन अगर कार्बोहाइड्रेट है तो इसको भी किस में तोड़ दिया जाएगा? ग्लूकोज के अंदर। और एंजाइम का नाम रहेगा लिमिट डेक्सट्रीनेज, डेक्सट्रीनेज। अगर सुक्रोज है
कार्बोहाइड्रेट तो उसको भी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा और एंजाइम का नाम होगा सुक्रेज। अगर हमने लैक्टोज खाया है, यानी कि इसको मिल्क शुगर भी आप कह सकते हैं, अगर ये है तो इसको भी किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ग्लूकोज के अंदर, और एंजाइम का नाम हो जाएगा लैक्टेज। देखिए हमने जो बड़ा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और ग्लाइकोजन जो खाया था वो फाइनली किस में टूट जाता है, माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट डेक्सट्रीन। इसको कैसे तोड़ा जाता है, स्लेवरी अमाइलेज भी ऐसे ही तोड़ता है, हमने देखा बक्कल कैविटी के अंदर। पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी ऐसे ही तोड़ता है, हमने देखा। अब जो इंटेस्टाइनल अमाइलेज, यो आई का मतलब इंटेस्टाइनल अमाइलेज, वो भी स्टार्च और ग्लाइकोजन को ऐसे ही तोड़ता है। तो एक तो एंजाइम ये हुआ जो बड़े कार्बोहाइड्रेट को छोटे कार्बोहाइड्रेट में तोड़ता है। अभी हमने बताया कि इंटेस्टाइन के जूस के अंदर 6 तरीके के एंजाइम होते हैं कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए। तो एक तो ये हो गया। अब ये जो माल्टोज बना उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में। कौन सा एंजाइम, माल्टेज, तो ये दूसरा एंजाइम था। अब ये जो आइसोमाल्टेज बना था इसको भी किस में तोड़ दिया, ग्लूकोज के अंदर, ये तीसरा एंजाइम आइसोमाल्टेज। अब ये जो लिमिट डेक्सट्रीन था इसको भी किस में तोड़ दिया, ग्लूकोज के अंदर। तो कौन सा एंजाइम, लिमिट डेक्सट्रीनेज। एंजाइम का नाम क्या है, लिमिट डेक्सट्रीनेज। अगर सुक्रोज है तो उसको भी किस में तोड़ दिया, ग्लूकोज में, और एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, सुक्रेज। और अगर लैक्टोज खाया है तो उसको भी किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ग्लूकोज में, और एंजाइम का नाम क्या है, लैक्टेज। तो ये 6 एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइनल जूस में वो कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अगर अब भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड के रूप में शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें 3 अलग अलग तरीके से रोल किए, बक्कल कैविटी का रोल, स्टमक का रोल और इंटेस्टाइन का रोल। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट। ओके, थैंक यू।